प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस वीडियो लेक्चर में अब हम बात करने जा रहे हैं पुनर्जागरण पर। पुनर्जागरण, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रिनेसां, जिसे पुनर्जागरण हिंदी में जिसका अनुवाद किया गया है पुनर्जागरण। मित्रों, जब आप अपना सिविल सर्विस का सिलेबस देखेंगे तो यह शब्द आपको वहाँ नहीं मिलेगा और इसके लिए मैं आपसे यूँ कह लीजिए एक तरफा अनुमति मांग रहा हूँ। अनुमति तो मैं खुद ही ले रहा हूँ। वो ये कि सिलेबस में न होने के बावजूद मैं इस टॉपिक पर आपसे थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। मैं जब इससे पहले सिलेबस का जब आपके सामने खुलासा कर रहा था तब भी मैंने थोड़ी सी इशारे के रूप में ही सही चर्चा की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि इस पुनर्जागरण को जाने बिना सही मायने में हम यूरोप को नहीं जान सकते। और सच पूछे तो चूंकि यूरोप का उस समय इतना ज़्यादा प्रभाव था, इतना ज़्यादा प्रभुत्व था, तो इनफैक्ट हम विश्व को ही नहीं जान सकते। और चलिए, अगर हम विश्व को एकदम छोटा कर दें तो मुझे कभी कभी लगता है कि भारत को भी जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मित्रों कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, साहित्य, कला और संस्कृति के विषय में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बीच बीच में रिनेसा शब्द आता है, पुनर्जागरण शब्द आता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो कम से कम हमें मालूम होना चाहिए कि अगर पुनर्जागरण कहा जा रहा है तो उसका अर्थ क्या है, क्योंकि पुनर्जागरण शब्द केवल एक शाब्दिक अर्थ लिए हुए नहीं है कि फिर से जाग जाना, यानी कि कोई पहले सोया हुआ था और अब वो फिर से जाग गया। ठीक है, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन ये भावार्थ में बहुत ज़्यादा अपने चारों तरफ संस्कार, पर्यावरण, क्षेत्र समेटे हुए हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी चर्चा पुनर्जागरण के बारे में की जानी चाहिए। आप पाएंगे कि इसको जान लेने के बाद न केवल विश्व इतिहास, भारत का इतिहास या यूरोप के इतिहास की थोड़ी सी आपकी समझ बढ़ेगी, या यूं कह लीजिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वर्ल्ड की या यूरोप की, उससे पहले की भी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा जान सकेंगे। बल्कि सही तो यह है कि आप जो आने वाली जो प्रवृत्तियां रही हैं, जो समाज में परिवर्तन हुए उन पर भी अपना एक मत विकसित कर सकेंगे। इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके दोस्तों मैं थोड़ा सा पुनर्जागरण रिनेसा पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए तो अब इसे देखते हैं। मित्रों, रिनेसा, जैसा कि मैंने अभी बताया, पुनर्जागरण, फिर से जागना, यानी कि कोई चीज सोई हुई थी या कोई व्यक्ति सोया हुआ था, वो फिर से जाग गया। बट नेचुरल है कि जब हम कह रहे हैं कि कोई सोया हुआ था तो यहाँ कोई का मतलब है समाज, और इससे यदि आप और थोड़ा खुलासा करके कहना चाहें तो आप कह लीजिए कि व्यक्ति की चेतना या समाज की चेतना सोई हुई थी। अगर हम ये कह रहे हैं कि सोई हुई थी, ठीक है, तो ये सो गई थी, इसका मतलब है कि सोने से पहले ये शायद जगी हुई भी होगी। ये जगी थी, फिर यहाँ ये सो गई और सोने के बाद अब ये फिर से जागृत हो गई। क्योंकि देखिए, हम जागरण पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पुनर्जागरण पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक शब्द है पुनः, मतलब फिर से जाग गई, यानी कि पहले कभी जगी हुई थी, अब वह फिर से जग गई है। और फ्रेंच में जो पुनर्जागरण शब्द है, जो रिनेसा शब्द है, उसका अर्थ भी है मित्रों रीबर्थ, जिसे आप हिंदी में अनुदित करेंगे पुनर्जीवन, फिर से जीवन मिलना। यानी कि वह लगभग मृत प्राय सी स्थिति हो गई थी और उसे फिर से जीवन मिला। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। यहां हम अगर इसके थोड़े से भावार्थ को जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो समाज की चेतना थी वह किसी पर्टिकुलर टाइम पर सो गई थी। चलिए हम इस टाइम को भी यहां निर्धारित कर लेते हैं, राइट। अगर हम यूरोप का इतिहास देखें, खासकर यूरोप का इतिहास, तो आप पाएंगे कि 4वीं-5वीं शताब्दी तक का जो यूरोप का इतिहास है वो आपको काफी उन्नत इतिहास मिलेगा। और
तो इससे भी अगर आप पहले चले जाए 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व, तो फिर आप यूनान वगैरह के इतिहास में देखिए कि वहाँ की दार्शनिक प्रणालियाँ देखिए, अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, सुकरात हुए, ये सारे के सारे फिलॉसफर हुए। भारत में भी आप 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व देखते हैं तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये सारी प्रणालियाँ रहीं। तो ये लगभग यहाँ तक चलता है, हालांकि ठीक है गिरावट यहाँ से शुरू हो चुकी थी। तो अब हम अगर इससे पूर्व के चेतना पर जाएं, इससे पूर्व की चेतना पर, चाहे वो सामाजिक चेतना हो, चाहे वो धार्मिक चेतना हो, चाहे वो सांस्कृतिक चेतना हो, कलात्मक चेतना हो, तो आप पाएंगे कि यह चेतना बड़ी विकसित चेतना थी, बड़ी उन्नत चेतना थी। यानी कि ये जो काल था, इसे आप कह सकते हैं कि किसी न किसी मायने में ये महान युग था। भारतीय इतिहास में भी आप देखिए कि हम गुप्त काल को एक महान काल, स्वर्णिम काल, स्वर्ण काल मानकर चलते हैं। तो लगभग लगभग वो स्थिति यूरोप में भी थी। इसे हम एक तरह से प्राचीन काल का आरंभ मान सकते हैं। इसके बाद ज्यादातर पाएंगे कि आप दुनिया के दूसरे देशों के इतिहास में भी हुआ है, वह है कि मध्यकाल आया। मित्रों, जो जैसे ही हम प्राचीन से मध्य में एंटर करते हैं, तो ये जो मेडिवल पीरियड रहा है, ये मेडिवल पीरियड बेसिकली रूढ़ियों का पीरियड रहा है। आप यूं कह लीजिए कि ये जितनी भी इस यहाँ की जो प्रोग्रेसिवनेस थी, जो उन्नत स्थिति थी, उसका कहीं ना कहीं इस काल में पतन होने लगा, वो चीजें गिरने लगी। अगर आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर, सामाजिक भौतिकतावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, तो आप, जिसकी चर्चा हम लोग इतिहास विषय में कर चुके हैं, कि एक बार समाज उन्नत हुआ और इसके बाद उसमें विकार आने लगे, और फिर विकार आने के कारण उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, फिर दोनों में समन्वय हुआ, तो फिर एक नए युग की रचना हुई, नए मूल्यों की स्थापना हुई। लगभग वही चीज आप प्रकारांतर से यहाँ देख रहे हैं। तो जो मध्यकाल है बेसिकली रूढ़ियों का काल रहा है, वो पतन का काल रहा है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाता, आप केवल रूढ़ियों और पतन से ही काफी कुछ समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो मध्यकाल था, तो मध्यकाल का जो उत्तरार्ध था, मतलब जब मध्यकाल खत्म होने के करीब था, या कह लीजिए कि मध्यकाल जब अपने मध्य में पहुंच गया, तब सही मायने में पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण काल मतलब मध्यकाल के उत्तरार्ध में ही उसके चिन्ह प्रकट होने लगे। और अगर हम इसे पीरियड काल के आधार पर कहें, तो इसका जो सर्वोच्च काल रहा है, मतलब जो आप कह लीजिए कि जो उत्कर्ष का काल रहा है, जो ये अपने टॉप पर, अपने जो क्लाइमेक्स पर रहा है मित्रों, वो रहा है लगभग 14th to 16th सेंचुरी, यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी। और अगर आप इसे सन के हिसाब से जानना चाहें, तो इसका सन लगभग इतिहास में मिलता है 1350 से 1550। 1350 से 1550 ये पुनर्जागरण काल का है, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के अंतर्गत हम लेते हैं। ये काल रहा है। नो डाउट कि इस काल का जो केंद्र था, इसका जो केंद्र था, पुनर्जागरण काल का जो केंद्र था, वो इटली था। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। और बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में, या कह लीजिए 16th और 17th सेंचुरी में ही ये यूरोप के फिर दूसरे देशों में फैलना शुरू किया, और बहुत जल्दी इसने पूरे के पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो मित्रों, ये बहुत ही एक छोटी सी जानकारी, एक प्रारंभ के रूप में पुनर्जागरण की मैंने आपको दी है। देखिए, जब हम पुनर्जागरण के चरित्र को डिफाइन करते हैं कि फिर ये है क्या, चलिए अभी हम एक शब्द में देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसको आप किस तरीके से एक शब्द में कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं सीधे सीधे नए मानव की खोज, नए मानव की खोज, नए मनुष्य की खोज, नए मनुष्य का निर्माण, कुछ भी आप कह सकते हैं। नए मनुष्य की खोज, नए मनुष्य का निर्माण, नए मनुष्य का निर्माण। जब हम नए मनुष्य का निर्माण कह रहे हैं, तो मनुष्य का निर्माण किससे होगा? मनुष्य के निर्माण का मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ पैर और कान में कुछ बदलाव आई है। सीधी सी बात है, नई चेतना का उदय, एक नई चेतना लोगों में व्याप्त हुई।
मनुष्य में व्याप्त हुई। और स्वाभाविक है कि जब मनुष्य में कोई नई चेतना आएगी तो उस नई चेतना का जो प्रभाव है वो जीवन के समस्त क्षेत्रों पर पड़ेगा। फिर कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह सकता। इसका प्रभाव पड़ेगा आपके शिक्षा पर पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके कला पर पड़ेगा, कला के सभी रूपों पर पड़ेगा, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, साहित्य पर पड़ेगा, यहाँ तक कि जो संस्थाएं बनेंगी, जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, उन पर पड़ेगा। तो जब मनुष्य की चेतना बदली तो उसका प्रभाव जीवन के समस्त क्षेत्रों पर पड़ा। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने अपना चौतरफा असर दिखाया, कोई चीज उससे अछूती नहीं रही। मुझे लगता है कि पुनर्जागरण काल भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति थी वो तो बेसिकली यंत्रों पर आधारित थी, और ये तो उससे भी बड़ी चेतना पर आधारित थी। तो जैसे ही मनुष्य की चेतना बदलती है उसकी सारी चीजें बदलने लगती हैं। और ये चेतना में क्या बदलाव आया था, अगर इसको हम बड़े सॉफ्ट, बहुत ही सरल और थोड़ी सी विनम्र भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं मित्रों कि आस्था की जगह पर विवेक आ गया था। आस्था का स्थान विवेक ने ले लिया था, या कह लीजिए कि रूढ़ियों का स्थान या विश्वास का स्थान कहीं न कहीं अनुसंधान ने ले लिया था। अनुसंधान ने ले लिया था, जिज्ञासा ने ले लिया था, यानी कि मनुष्य ने प्रश्न करना शुरू कर दिया था, जो कि भारत में ये बहुत पहले उपनिषद काल में आपको सुनने को मिलता है। उपनिषद का मतलब ये जहाँ शिष्य प्रश्न करता है और उसके जो गुरु हैं उसके उत्तर देते हैं, वहाँ से उसके मन में जिज्ञासाएं पैदा हो गई। तो मनुष्य ने जब केवल रूढ़ियों पर विश्वास करके या सिर्फ आस्थाओं पर जीना छोड़ करके जिज्ञासाएं करनी शुरू की, विवेक का इस्तेमाल करना शुरू किया, नए नए अनुसंधान करने शुरू किए, तो स्वाभाविक है कि उन्हें इसके उत्तर मिले। उन्हें इसके उत्तर मिले, और जो उन्हें इसके उत्तर मिले वो सीधे सीधे जीवन से जुड़े हुए उत्तर थे, जीवन से संबद्ध उत्तर थे। वो फिर किसी स्वर्ग से संबद्ध नहीं थे कि स्वर्ग की बात की जा रही है इस जीवन को छोड़ करके, या तो पूर्व जीवन की या भविष्य के जीवन की बात की जा रही है। ऐसे नहीं, जो यह जीवन है वही सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वह केंद्र में आ गया और वर्तमान जीवन ही सब कुछ हो गया। तो उसकी चेतना में इस तरह का बदलाव धीरे धीरे आया और उसका प्रभाव फिर चारों तरफ पड़ना शुरू हुआ। तो मित्रों, यह है, आप कह लीजिए, पुनर्जागरण काल का मूलभूत चरित्र, जिसे आप कह लीजिए कि अगर आप एक शब्द में कहना चाहें कि ये क्या है पुनर्जागरण काल, तो आप कह सकते हैं कि एक नए मनुष्य का उदय। राइट। अब आइए हम थोड़ा सा इस बात को भी देख लेते हैं, तो बहुत ही संक्षिप्त में ही हम देखेंगे, क्योंकि ये जो उदय हुआ ये कैसे हुआ? क्या अचानक हो गया, सब कुछ अचानक बदल गया, या कोई एक सत्ता ऊपर से आई और उसने सब कुछ बदल दिया, या कोई लीडर हुआ जिसने सब कुछ कर दिया? ऐसा नहीं है। देखिए, समाज में, चेतना में जो बदलाव आते हैं वो धीरे धीरे बदलाव आते हैं, अचानक कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो हम उन धीरे धीरे बदलावों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव किस तरीके थे, समाज में किस तरह के परिवर्तन आ रहे थे और वह मनुष्य की चेतना पर एक सकारात्मक प्रभाव अपना डाल रहा था। अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेकर के चले एक बार फिर से दोस्तों, तो नो डाउट कि जो पुनर्जागरण काल है, अब ध्यान रखें कि इसकी जो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हुई है, जो सबसे ज़्यादा जिस पर प्रभाव पड़ा है, और सच पूछे तो जिसके कारण इस काल को याद भी किया जाता है, वह कोई डाउट नहीं मित्रों, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में है। सांस्कृतिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, सब इन सब चीज़ों पर, सांस्कृतिक क्षेत्र पर। और अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लें तो फिर इस आधार पर हमें देखना ये पड़ेगा कि अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में बदलाव हो रहा है तो वह बिना आर्थिक बदलाव के नहीं हो सकता। मतलब आर्थिक क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर हुए होंगे और उन्हीं के कारण फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में रिनेसा का प्रवेश हुआ। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो केंद्र में होती है, न्यूक्लियस में होती है। समाज के जो दूसरे अंग हैं वो उसके ऊपर होते हैं।
सुप्रा स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह की अर्थव्यवस्था होगी उसी तरह की ऊपर की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक व्यवस्थाएं होंगी, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो थोड़ा सा आइए हम देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे थे। मित्रों, मैं अपनी बात बहुत सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पुनर्जागरण को नहीं पढ़ रहे हैं। मैं केवल एक आपके अंदर एक समझ विकसित करना चाह रहा हूं और उसी तरीके से अपनी बात सरल और संक्षिप्त तरीके से रखने की कोशिश में करूंगा। दोस्तों, ये जो पुनर्जागरण काल है, अब आप अपने दिमाग में लगभग आप सन 1200-1300 के पीरियड को ले आइए। ठीक है, इसकी जो अभिव्यक्ति है, साकार रूप इसने 1350 के आसपास ले लिया था और हम उसको एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 1350 से चलिए मान लेते हैं। लेकिन उसके बीज तो कहीं ना कहीं पहले से दिखाई देने लगे होंगे, कुलबुलाने लगे होंगे, अंकुरण फूटने लगा होगा। तो सन 1200-1300 के आसपास की दुनिया का दृश्य आप अपने दिमाग में ले आई। थोड़ी कल्पना कर लीजिए कि 1200-1300 के आसपास या 1000 के बाद की दुनिया कैसी होगी। आर्थिक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, हम 1200-1300 तक पहुंचते पहुंचते, आप भारत के संदर्भ में अगर सोचे तब आप यूरोप के संदर्भ में भी अनुमान लगा लेंगे। देखिए, अगर सच मानिए तो जो यूरोप है, भारत है, या जो दुनिया के दूसरे क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्रांति से पहले इनमें बहुत कुछ समानता है। अब धर्म की बात अलग है कि कहीं हिंदू धर्म है, कहीं इस्लाम है और कहीं कृष्ण ईसाई धर्म है, वो बात अलग है। उसके आधार पर जो जीवन मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उनमें थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखाई देगा। जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर खान पान, पहनावे, दूसरी चीज़ों में आपको अंतर दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है ना, वो लगभग 1011-1200 के आसपास तक सभी पूरी की पूरी दुनिया में एक जैसी ही व्यवस्था रही है। ये तो जो फर्क पैदा किया वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने किया। जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गए वो देश बहुत आगे निकल गए, और जहाँ नहीं हो पाए वो बहुत पिछड़े रह गए। तो आज हमें वो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। उस समय ऐसा नहीं था। सभी जगह राजतंत्र हुआ करते थे, सभी जगह सामंत हुआ करते थे, सभी जगह धर्म का की उतनी ही जकड़ थी, सभी जगह आपस में युद्ध होते रहते थे। वो सारी चीज़ें एक जैसी थी। तो आप पाएंगे कि इसके आसपास तक दो व्यवस्थाएं थी। प्रोमिनेंट तो कृषि व्यवस्था थी। भारत में भी आप देखते हैं कि जब भी किसी को धन की जरूरत हुई राजा महाराजा को, तो टैक्स बढ़ा दो। किस पर बढ़ा दो? कर, यानी कि कृषि पर कर बढ़ा दो। और दूसरा था व्यापार। ठीक है, कृषि की अपनी सीमाएं होती हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते। अपनी गति से कृषि हो रही है। लेकिन जो व्यापार है, व्यापार का स्वरूप तो क्रमशः धीरे धीरे बदलता रहा है। बार्टर सिस्टम से, वस्तु विनिमय प्रणाली से करते करते 1200-1300 तक आते आते व्यापार ने थोड़ा सा बृहद रूप ले लिया था, थोड़ा सा बड़ा होने लगा था। अब भारत में भी आप देखिए कि 4वीं-5वीं शताब्दी तक आप देखते हैं कि गिल्ड बनने लगे थे, नगर बनने लगे थे, नगर व्यापार के केंद्र हो गए थे, और राजा महाराजाओं को, सम्राटों को उस समय फिर व्यापार से भी काफ़ी कुछ आय होने लगी थी। और हम तो उसके बहुत बाद की बात कर रहे हैं, सन 1200-1300 की बात कर रहे हैं। इस समय तक क्या हुआ था कि जो व्यापार था उसने कहीं न कहीं उद्योग का रूप ले लिया था। लेकिन उस सेंस में उद्योग का रूप नहीं जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसको आप कह लीजिए आदि औद्योगिक युग कह सकते हैं। आदि औद्योगिक युग। आदि औद्योगिक युग कहने का मतलब है कि जहां बहुत से कारीगर, पता लगा कि एक ही जगह पर एक कोई बिजनेसमैन है, उसने ढेर सारे कारीगरों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। तो औद्योगिकरण में हुआ यह है कि वो जो कपड़ा, मान लीजिए उदाहरण के लिए, जो कपड़ा बनाने वाली जो एजेंसी है वो मशीन है, जो उपकरण है वो मशीन है। आदि औद्योगिक युग में कपड़ा बनाने वाला जो उपकरण है वो कारीगर है, जुलाहा है, बस फर्क इतना ही है। लेकिन वो इकट्ठे होकर के एक ही जगह पर हैं, शेड के नीचे हैं, या कह लीजिए अपने घरों में ही हैं, तो किसी के लिए कपड़े बना रहे हैं। कुल कहने का मतलब यह है कि व्यापार में विस्तार होने लगा था, व्यापार बढ़ने लगा था। राइट। अब आप देखिए कि व्यापार जब बढ़ने लगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो समाज में एक धनिक वर्ग पैदा हुआ। देखिए, अभी तक जो समाज में धनिक वर्ग होते थे, या तो राजशाही वर्ग के लोग होते थे या फिर सामंत होते थे। सामंत जमीन पर पूरी तरह से आधारित है, उस पर टिके हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आ गया जो धन पर टिका हुआ है, धनिक वर्ग। और इसी धनिक वर्ग में ही एक और वर्ग रहा जिसे आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग।
या जो धनी तो है लेकिन बहुत धनी नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्त धनी है, वो मध्यम वर्ग। यानी कि समाज में ये दो वर्ग अस्तित्व में आ गए, धनिक वर्ग और मध्यम वर्ग। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और दिखाई देगी कि जैसा कि मैंने कहा कि अब एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और उत्पादन कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि नगरों का विकास होने लगा, नगर बनने लगे, नगरों का अस्तित्व आ गया, नगरों का विकास होने लगा। ठीक है। अब ये जो धनिक वर्ग है ये नगरों में रह रहा है, राइट, ये धनिक वर्ग नगरों में रह रहा है। अब ये जो धनिक वर्ग है, नगरों में रहने वाला जो धनिक वर्ग है, इसके अंदर एक भावना पैदा हुई कि समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो प्रतिष्ठा कैसे होगी? ठीक है, व्यापारी होने के नाते उनकी अपनी एक लिमिट तक प्रतिष्ठा है, तो उस प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति, देखिए खुद तो हो नहीं सकते थे, कला, साहित्य और संस्कृति, इनको संरक्षण देना शुरू किया। देखिए भारत में भी ऐसा हुआ, राजा महाराजाओं के दरबार में काफी संरक्षण कला, साहित्य और संस्कृति को मिला है। तो वहां ये काम धनिक वर्ग ने करना शुरू किया। भारत में धनिक वर्ग ने नहीं किया, भारत में सामंतों ने किया है, वहां धनिक वर्ग ने करना शुरू किया। तो कला, साहित्य और संस्कृति को जैसे ही प्रश्रय मिला, बट नेचुरल है कि इनका विस्तार होना शुरू हुआ, विकास होना शुरू हुआ। अब आप देखेंगे कि ये जो धनिक वर्ग है, कैसे अब इसको अपना मकान बनवाना है, भवन बनवाना है, जिसे आप कह लीजिए महल बनवाना है। तो स्वाभाविक है कि जब आप महल बनवाएंगे तो वहां आपको स्थापत्य कला की जरूरत होगी। तो स्थापत्य कला अस्तित्व में आ गई, राइट। और बहुत से ऐसे शासक तक हुए हैं जिनके दरबार में रह करके लोगों ने चित्र बनाए हैं, जिनके दरबार में रह करके लोगों ने मूर्तियां बनाई हैं, और वो भी कोई सामान्य चित्र और सामान्य मूर्तियां नहीं, अद्भुत किस्म के चित्र और अद्भुत किस्म की मूर्तियां। इसी के अंतर्गत मित्रों मैं आप लोग को कुछ के नाम बताना चाहूंगा। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति, माइकल एंजेलो। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति माइकल एंजेलो क्या रहे। इनके बनाए हुए चित्र मैंने देखे हैं। माइकल एंजेलो के जो चित्र हैं, इन्होंने जो वेटिकन सिटी जो है वहाँ का जो चर्च है, उस पूरे के पूरे चर्च के छत को इन्होंने पेंट किया है, वहाँ चित्र बनाए हैं। और नो डाउट कि इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो बाइबल की कथाओं को इन्होंने चित्रित किया है, चित्र बनाए, और इसके बाद इन्होंने मूर्तियां भी बनाई, मूर्तियां भी बनाई। डेविड की प्रतिमा आप देखेंगे कि तो दंग रह जाएंगे। फ्लोरेंस में इनकी बनाई हुई डेविड की प्रतिमा रखी हुई है, अद्भुत प्रतिमा है। डेविड की प्रतिमा बनाई, और भी इन्होंने दूसरी प्रतिमा बनाई। और मतलब माइकल एंजेलो हुए, एक बहुत बड़ा नाम होता है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, ये बहुत बड़ा नाम है। इन एक चित्र का तो नाम आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा, वो है मोनालिसा। मोनालिसा, जिसकी मुस्कुराहट के रहस्य को आज तक नहीं समझा जा सका। और मोनालिसा जिस म्यूजियम में रखा हुआ है मित्रों, मुझे रोम में ही है, उस म्यूजियम में मुझे जाने का मौका मिला है, और अद्भुत है वो चित्र, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी लाखों लोग उस चित्र को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। छोटा सा चित्र रखा हुआ, कितने प्रोटेक्शन में वो चित्र वहां मौजूद है, मोनालिसा का चित्र। इन्हीं का एक चित्र है, नाम आपने सुना होगा, लास्ट सपर, लास्ट सपर, जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ अपना अंतिम भोज कर रहे हैं। वो विश्वविख्यात चित्र हैं, वो लियोनार्डो दा विंची के बनाए हुए चित्र हैं। सच पूछे तो इस काल में जो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो चित्रकला का हुआ था। खैर मित्रों, ये मैंने आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दी कि किस तरह से कला, साहित्य और संस्कृति को इस युग में एक जबरदस्त प्रश्रय मिला। और इसमें जो दो परिवारों का नाम बहुत श्रद्धा के साथ लिया जाता है, दो परिवार जिन्होंने, जो माइकल एंजेलो और उस समय जो और चित्रकार थे, राफेल थे, उन सब से जुड़े हुए थे। इसमें एक परिवार है दोस्तों यहाँ का मेडिसी वंश, मेडिसी परिवार, और दूसरा वहाँ की जो जगह है मिलान, यहाँ का है स्फोर्जास परिवार। इन्होंने कलाओं का जबरदस्त रूप से संरक्षण दिया, कलाकारों को संरक्षण दिया। ये और ये दोनों के दोनों इटली की जगह है।
तो मित्रों, यह एक पक्ष हुआ, जो इसका आर्थिक पक्ष जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में उस समय तक सुगबुगाहट होने लगी थी। जो विकास हुआ उसने वहाँ के लोगों में कला, साहित्य, संस्कृति और साहित्य के प्रति, दूसरे तत्वों के प्रति एक जिज्ञासा पैदा की, प्रेम की भावना पैदा की, और उसके प्रभाव स्वरूप एक नई तरह की कला अस्तित्व में आई। सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति कला थी। जब सच इनकी देखा देखी पोप वगैरह भी अपने महल वगैरह बनवाने लगे, उनको सजाने लगे, तो स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। और इस काल में आकर के एक बड़ी बात है कि स्थापत्य कला की आधिपत्य से मूर्ति कला स्वतंत्र हो गई। यानी कि अभी तक जो मूर्ति कला थी वो स्थापत्य कला का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन मूर्ति कला बिल्कुल फ्री हो गई, बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अगला जो रीजन है वो है विश्वविद्यालयों की स्थापना। आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय इसी समय बने, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। बट नेचुरली कि जब विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है तो ये सेंटर ऑफ लर्निंग हो जाता है, मतलब आप सब ज्ञान के केंद्र बन जाते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और उस समय तो बताते हैं कि रोम में एक तरीके से बाढ़ सी आ गई थी जिज्ञासुओं की, कि रोम में विद्वान आते थे, वो अपनी बात कहते थे और वहाँ लोग सुनने के लिए भीड़ लगा देते थे, उन सबको जानने और सुनने के लिए, इतनी जिज्ञासाएं थी। तो बहुत से विश्वविद्यालय इस समय अस्तित्व में आ, और चूंकि ये ज्ञान के केंद्र थे तो बट नेचुरल है कि अब यहाँ विवेक की बात होने लगी, प्राचीन मूल्यों की समीक्षा होने लगी, प्राचीन मूल्यों की व्याख्याएं की जाने लगी। विश्वविद्यालय बहुत सारे अस्तित्व में आए फ्रेंड्स। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना इसी काल में घटित होती है दोस्तों, वो है कागज का आविष्कार और साथ ही साथ छपाई खाना, मुद्रण। आप कह सकते हैं मुद्रण, पुस्तकों का मुद्रण। देखिए अभी तक क्या था, पुस्तकें हाथ से तैयार की जाती थी और उतनी कीमत, उसकी इतनी ज़्यादा कीमत होती थी कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात वो नहीं होती थी कि उसे खरीद सके और उसे पढ़ सके। तो बहुत कम लोगों तक पुस्तकें पहुंच पाती थी। ऐसी स्थिति में उस समय ज्ञान के उतने आधुनिक केंद्र भी नहीं थे। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ जो पादरी हैं वो जो बता देंगे बाइबल के बारे में उसे ही लोग सच मानेंगे। लेकिन जब छपाई खाने का आविष्कार हो गया, मुद्रण कला अस्तित्व में आई, कागज की खोज हुई, तो इसके परिणाम स्वरूप किताबें छपने लगी। और केवल किताबें नहीं छपने लगी बल्कि ये बहुत सस्ती भी हो गई, और सस्ती होने के कारण ये जन सुलभ हो गई, यानी कि लोगों तक पहुंचने लगी। अब लोग भी किताब पढ़ सकते थे, मतलब ज्ञान तक सीधे लोगों की पहुंच हो गई। और तब लोगों ने सही मायने में ओरिजिनल जो चीजें उनको पढ़ना शुरू किया, और वो पढ़ करके चौंकने लगे कि बताया तो ये जाता था जबकि सच्चाई ये है। तो आप यूं कह लीजिए कि छपाई खाने के अस्तित्व में आने के बाद लोगों के जैसे कि विवेक में विस्फोट हो गया हो और उनके दिमाग की आंखें बिल्कुल खुल गई हो। इतनी बड़ी क्रांति छपाई खाने ने उस समय के समाज या उस समय की चेतना के लिए पैदा कर दी। मित्रों, आज हम जब इन चीज़ों को देखते, सुनते हैं, सोचते हैं तो ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ें लगती हैं, जबकि उस समय यही चीज़ें बहुत बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसी के साथ ही साथ अब आप देखिए कि मैंने चेतना की बात कही है कि चेतना में कैसे परिवर्तन आ रहा है, चेतना का कैसे विकास हो रहा है। इसी दौर में मित्रों विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ चीजें होने लगी। विज्ञान के क्षेत्र में यही वह काल है जब लोगों ने यह घोषणा की कि पृथ्वी गोल है। इसी समय पर यह हुई, पृथ्वी गोल है, राइट। इसी काल में एक नाम आपने सुना होगा, कोपरनिकस। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, कोपरनिकस, राइट, पोलैंड के थे। और कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, उनकी किताब थी ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, और बाकायदे गणित के जरिए उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है, पृथ्वी नहीं। और अभी तक पृथ्वी को माना जाता था क्योंकि बाइबल में उस तरह का वर्णन था,
बाइबिल गलत नहीं कह सकता। पादरियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर आप किसी बाइबिल के तथ्य को, अगर बाइबिल में इतना बड़ा यह तथ्य गलत है तो फिर तो लोग अविश्वास करना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस समय जब वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित किए जाते थे तो उनको सजाएं दी जाती थी, मतलब मौत तक की सजाएं मित्रों दी गई है उस समय। आसान नहीं था इन चीज़ों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना कि नहीं ठीक है ये कह रहे हैं भैया तो अब इसको मान लो। बड़ी बड़ी सजाएं उस समय दी गई है। कोपरनिकस के बाद ही फिर एक आए जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था केपलर। अब देखिए केपलर ने भी गणित के जरिए यह सिद्ध किया कि जो ग्रह हैं, जो ये 9 ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख रहे किस तरह से वैज्ञानिक चीजें होती चली जा रही। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद फिर आधार तैयार हो गया। कोपरनिकस और केपलर जैसे लोगों ने आधार तैयार कर दिया और न्यूटन ने फिर इसे ही आगे बढ़ाते हुए कह दिया, आपको मालूम है कि ये जितने भी ग्रह हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दिया था। और इसी समय पर अगर आपने नाम सुना हो ब्रूनो ने जब अपनी बात रखी थी तो धर्म का विरोध करने पर इनको तो जिंदा जला दिया गया था। और गैलीलियो ने जब दूरबीन की खोज की थी और उसके आधार पर कुछ अपनी बातें रखी थी और उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज स्थिर है, तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया सजा के बतौर। उनसे बाकायदे कहा गया कि तुम माफ़ी मांगो। मतलब उस समय की यह चेतना थी जो मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इस विज्ञान ने किस तरीके से उन चेतनाओं पर जबरदस्त रूप से प्रहार किया। अब देखिए एक बार अगर आपके दिमाग में तर्क आ जाते हैं या वैज्ञानिकता आ जाती है तो बट नेचुरल है कि फिर वहां आंदोलन शुरू हो जाता है, आंतरिक आंदोलन शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं था कि केवल इन्हीं कोई फिजिक्स के ही क्षेत्र में हो रहा था, यहां तक कि रक्त संचरण के बारे में नई नई थ्योरीज आ रही थी। हार्वे ने रक्त संचरण का सिद्धांत 1600 के आसपास निकाला। हमारे शरीर में रक्त संचरण कैसे होता है। इससे पहले मैंने आपको लियोनार्डो दा विंसी की बात कही। लियोनार्डो दा विंसी तो अद्भुत व्यक्ति थे, मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, इन सब की बायोग्राफी पढ़ी हुई है मेरी। तो लियोनार्डो दा विंसी तो क्या नहीं थे, वो व्यक्ति फिलासफर था, वो व्यक्ति वैज्ञानिक था, वो व्यक्ति चित्रकार था। मतलब वो सोचिए कि जब उनको चित्र बनाने होते थे तो चित्र बनाने के दौरान उनको जब ये लगता था कि मसल्स को कैसे उभारा जाए अपने चित्र में, तो कहा जाता है कि वो बाकायदे शमशान में जाते थे, गड़े मुर्दे उखाड़ते थे और गड़े मुर्दे उखाड़ करके उनकी भुजाओं की चीर फाड़ करके वो शरीर की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करते थे, फिर वो अपने चित्रों में उतारते थे। ये लियोनार्डो दा विंसी थे। तो उन्होंने भी शरीर विज्ञान पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने तो ये समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर तक पर लिखा, सिंचाई के यंत्र के बारे में लिखा, उन्होंने युद्ध के कुछ यंत्र के उन्होंने चित्र बनाए। इस तरह के लियोनार्डो दा विंसी थे। तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त किस्म के एक तरीके से नए आविष्कार होने लगे थे। ठीक है, आज जिसे हम विज्ञान के आविष्कार देख रहे हैं वो उस रूप में नहीं थे, लेकिन जो सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों की आधारशिला पर आज का विज्ञान विकसित हुआ है, ये पुनर्जागरण काल में आने शुरू हो गए थे। और ये कम बड़ी बात मित्रों नहीं थी, बहुत बहुत और बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ ही साथ देखिए चेतना के क्षेत्र पर और क्या बदलाव हो रहे थे, हम एक दो चीजों को और देख लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा धर्म युद्ध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रूसेड। ये यूरोप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्रूसेड की जो घटना है। क्रूसेड का कुल मिलाकर के ये है दोस्तों की जो ईसा मसीह का जो स्थान था, आप जानते हैं जेरूसलम, तो यहाँ से लोग विस्थापित हो गए थे, यहाँ से लोग बाहर भेज दिए गए थे। जब इस पर इस्लाम का अधिकार हो गया तो इस जेरूसलम को आज़ाद करने के लिए, ये हम इसको फिर से अपने कब्जे में ले लें, जो ईसाई धर्म के जो मानने वाले लोग थे वो कहाँ कहाँ से आकर के इसकी यात्राएं करते थे, खूब यात्राएं होती थी। अब होता यह है कि देखिए जब आप यात्राएं कर रहे हैं,
एक तो यात्राओं से आपको पूरी की पूरी दुनिया की जानकारी हो रही, खोज खबर ले रही, दुनिया का ज्ञान आपको मिल रहा है। फिर जब आप एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो आपस में आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये भी माना जाता है कि क्रूसेड में धर्म युद्ध के कारण भी लोगों में, जो यूरोप के लोग थे, उनमें नई नई चेतनाएं उत्पन्न होने लगी और वो दुनिया को देखने का इनका नजरिया काफी कुछ बदल गया। इसी के साथ ही आप एक चीज और देखेंगे कि लगभग यही समय है, 1450 के आसपास का समय, जब यूरोप के नाविक अपनी अपनी नौकाएं लेकर के, अपने अपने जहाज लेकर के, तथाकथित आप जहाज कह लीजिए या नौकाएं लेकर के दुनिया की खोज में निकले। 1498 में हमारे वास्को डी गामा साहब हिंदुस्तान पहुंच गए, फिर कोई और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, तो कोई वेस्ट इंडीज पहुंच गया, कोई अमेरिका पहुंच गया। मालूम है ये भी पीरियड लगभग ये 1400 से 1500 का पीरियड है। तो ये जब नाविक जब दूसरी जगहों पर पहुंच रहे हैं तो फिर ये नए क्षेत्रों के संपर्क में आ रहे हैं। तो यानी कि चारों तरफ आप पर नया नया का प्रहार हो रहा है, कह लीजिए, नए नए के आप संपर्क में आते चले जा रहे हैं। तो ये नया नया का संपर्क, नया नया का प्रभाव कहीं न कहीं आपकी चेतना को नया बनाएगा। तो चेतना बट नेचुरल है कि फिर नई होती चली गई। कुछ और भी कारण रहे। तो इस समय तक पहुंचते पहुंचते आप ये कह लीजिए कि राज्य और धर्म, इन दोनों में टकराव की स्थिति शुरू हो गई थी। यहाँ धर्म का मैं कह रहा हूं तो ईसाई धर्म आप कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि इसे आप चर्च कह लीजिए, संस्था के रूप में चलिए हम कहते चर्च और राज्य का ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। इन दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया था। दोनों अपना अपना नियंत्रण चाहते थे, अपना अपना प्रभुत्व चाहते थे। और अच्छी बात यह रही कि जो चर्च का प्रभुत्व था वो कम होने लगा था, धीरे धीरे घटने लगा था, चर्च का प्रभुत्व खत्म होने लगा था। और ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि वह चर्च, वह धर्म जो लोगों की चेतना को जकड़े हुए है, जो गुलाम बनाए हुए है, उसकी जकड़न कम होने लगती है और चेतना या विचार उदार होने लगते हैं। तो यहां सवाल चर्च के कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि चर्च के बंधन से चेतना के मुक्त होकर के उदार स्वरूप ग्रहण करने का है, उदार होने लगी। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि जैसे ही पुनर्जागरण काल के उत्तरार्ध तक होते होते, आपने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने, जो जर्मन के प्रोफेसर थे, उन्होंने किस तरह से ईसाई धर्म के खिलाफ कुछ पॉइंट्स दिए और उससे जो उस खिलाफ जो विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, उससे फिर एक नई धारा ईसाई धर्म की बन गई, एक पैरेलल, समानांतर, जिसे आप प्रोटेस्टियंस कहते हैं। प्रोटेस्ट शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि इसने प्रोटेस्ट किया था। और जो मार्टिन लूथर का जो काल रहा है वो है मित्रों 1483 से 1546। ये भी आपको देखिए वही पीरियड दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से धर्म के प्रति लोगों की अनास्था होने लगी थी, क्योंकि इस समय तक पहुंचते पहुंचते जो चर्च के पादरी, पोप, बिशप, कार्डिनल जो भी थे, वो आप ये कह लीजिए कि पूरे विलासिता का जीवन जी रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे। वो स्वर्ग की टिकटें बेचा करते थे, स्वर्ग में जमीन बेचा करते थे, स्वर्ग में जमीन। मतलब धर्म एक तरीके से उसने भयानक रूप से एक आर्थिक और मानसिक शोषण का रूप ग्रहण कर लिया था। उसकी भी जो सत्ता है वो काफी कमजोर पड़ने लगी थी, और धर्म की सत्ता का कमजोर पड़ने का अर्थ था नई चेतना का उदय होना। इसी के साथ ही साथ मित्रों, जो कुछ फिलासफर हुए जिन्होंने अपने ढंग से नई नई बातें कहनी शुरू की, जिसमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है रोजर बेकन का। मैं ज्यादा फिलोसफर्स के नाम जानबूझ करके आपको नहीं बता रहा हूं, है ना। आपकी अगर आप जरा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस टॉपिक को उठा करके पढ़ लीजिए। रोजर बेकन का एक कथन है जो मुझे बहुत ज्यादा अपील करता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। उन्होंने कहा था, और ये कब कहा था, लगभग 1250 के आसपास। मतलब काल का आपको ध्यान में रखना है, मतलब पुनर्जागरण काल की शुरू होने से पहले ही उन्होंने एक बात कही थी कि बिना प्रयोग के कुछ भी नहीं जाना जा सकता, कुछ भी नहीं
जाना जा सकता। खत्म हो गई बात, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जब आप कहते हैं कि प्रयोग करना पड़ेगा तो क्या है, मतलब अब जो फिलॉसफी होगी, जो आपकी विचार सरणी होगी, वो कमरे में बैठ करके नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट कीजिए, तथ्य दीजिए, लोगों के बीच जाइए, वहां जाकर के जानने की कोशिश कीजिए कि जीवन क्या है। यानी कि ये जो पुनर्जागरण काल था, ये बेसिकली जीवन केंद्रित हो गया, मनुष्य केंद्रित हो गया। ये एक इसकी एक बहुत बड़ी बात, यानी कि चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कला साहित्य और संस्कृति हो, उन सब के केंद्र में मनुष्य हो गया। मनुष्य सबके केंद्र में मनुष्य हो गया। और ये मित्रों बहुत बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि चलिए हम थोड़ी सी अगर भाषा की ही बात को लें तो इससे पहले के काल में यूरोप में जो सबसे मुख्य भाषा थी वो थी लैटिन। नो डाउट कि इससे पहले थी ग्रीक भाषा, और जो लैटिन भाषा है इसे आप यूरोप की एक प्रकार से संस्कृत भाषा कह सकते हैं, जो आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती, जिसको समझना आसान नहीं था। तो जो कि लैटिन भाषा थी, तो यानी कि तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भाषा पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार था, एक छोटे से मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार था। यानी कि जो आम जनता थी, जो मनुष्य था, वो इससे वंचित था। और पुनर्जागरण काल में फिर से एक क्रांति हुई कि भाषा को इस लैटिन के आधिपत्य से मुक्त किया। यहाँ इस समय के राइटर ने, जिसमें एक का नाम लिया जाता है दांते, इटली के राइटर थे ये दांते। इनका जो काल रहा है मित्रों, काल में जानबूझ करके आपको बता रहा हूँ, 1265 से लेकर के 1321, बहुत लंबी उम्र इनको नहीं मिली। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ इटली की लोक भाषा में लिखा, जो लोक के बीच में भाषाएं प्रचलित थी। जैसे हमारे यहाँ कह लीजिए कि पहले संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए और पता लगा कि चलिए क्षेत्रीय भाषाओं पर तो हम न जाएं, बाद में पता लगा कि अवधी में भी लिखा जा रहा है, ब्रज में भी लिखा जा रहा है, इन भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है और महान साहित्य लिखा जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक था कि अब जब लोक भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है, अब यह लोगों की समझ में आ रहा है। अब जब लोगों की समझ में आ रहा है तो जो साहित्य है वो लोगों की भाषा बन गई। आप अगर शेक्सपियर को भी देखें तो शेक्सपियर भी इसी के समय के हैं। शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने जो अपने साहित्य में जिन चीज़ों को आधार बनाया है, वो एक तरह से आपको लोक चेतना ही उसमें दिखाई देगी। सामंतवादी मूल्य का मतलब है जो पुनर्जागरण काल के जो मूल्य थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, खूब उन्होंने उसका मजाक बनाया है। तो मित्रों, इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से भाषा भी मुक्त हो रही है। इस समय एक और भी थे, इंग्लैंड में एक राइटर हुए थे, उनका मैं नाम यहाँ थोड़ा सा लेना चाहूँगा मित्रों। चौसर, नाम आपने सुना होगा, चौसर। इनकी रचना का नाम है कैंटरबरी टेल्स। अब इस टेल्स से ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। टेल्स, टेल्स का मतलब है छोटी छोटी कहानियां। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। देखिए लैटिन ठीक है, अंग्रेजी से ही निकली है, लेकिन वो ठीक उसी तरह से है जैसे कि हिंदी संस्कृत से निकली है। अंग्रेजी में लिखा। शेक्सपियर के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। तो इस तरह से लोक भाषाओं का जन्म हुआ, लोक भाषाएं अस्तित्व में आई, और लोक भाषाओं के अस्तित्व में आने के कारण जो साहित्य है वो आम लोगों की चीज बन गई। और फिर राष्ट्रीय भाषाओं का विकास इसके बाद तेजी के साथ होना शुरू हुआ। मित्रों, इसी के साथ ही एक घटना और घटी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि छोटी सी घटना है। वो ये है कि रोम जो एम्पायर है, रोम साम्राज्य, आगे चल करके दो भागों में ये विभाजित हो गया था 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास। उसकी एक राजधानी तो थी रोम जो इटली में है, यानी कि इसको ये पश्चिम रोम था, और इसकी जो दूसरी राजधानी थी पूर्व में कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये थी। 6वीं-7वीं शताब्दी में, 7वीं-8वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि जैसे मोहम्मद साहब आए, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया, इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया, और इस इस्लाम धर्म के प्रवर्तक फिर उसके प्रचार के लिए पूरी दुनिया में फैलने लगे।
तो जो तुर्क थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनिया पर अटैक किया और 1453 में इस पर अधिकार कर लिया। उस समय ये जो था मित्रों, ये ज्ञान का अद्भुत केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। साहित्य, कला, संस्कृति, दुनिया भर के विद्वान यहाँ रहा करते थे। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ किसी समय में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब अटैक कर दिया तो अटैक करने वाले इस्लाम धर्म के समर्थक थे, और जो कॉन्स्टेंटिनोपल में चूंकि रोम से आए थे ये सब ईसाई धर्म के समर्थक थे। तो बट नेचुरल है कि यहाँ जितने भी विद्वान थे, कलाकार थे, ये सब यहाँ से भागे, अपने ग्रंथों को ले लेकर के भागे, नहीं तो ये नष्ट हो जाते। और भागने के बाद कुछ लोग रोम पहुंचे और कुछ लोग इटली के जो दूसरे नगर थे उस समय तक, जो नगर के रूप में विकसित हो गए थे, जिसमें फ्लोरेंस, मिलान वगैरह का नाम आप अभी हम लोगों ने लिया, यहाँ जाकर के बस गए। और फिर ये रोम, मिलान, फ्लोरेंस, ये सारे के सारे शहर साहित्य, कला, संस्कृति और ज्ञान के केंद्र बन गए। ये हुआ, ये एक इतिहास की घटना है जिसने पुनर्जागरण काल को एक तरीके से और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया, बहुत ज़बरदस्त रूप से और ज़्यादा उसे मजबूत कर दिया। इसी समय एक राजनीतिक विचारक की चर्चा मैं और करना चाहूँगा, तो उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली, जिनकी रचना का नाम है प्रिंस, आपने शायद सुना होगा, द प्रिंस। ये इटली के थे और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई किताब है। सबसे बड़ी बात है कि मैकियावेली ने अपनी इस रचना में यह सिद्ध किया है कि जो राज है ना, वो मूलतः यथार्थ होता है, और जो साध्य होता है, साध्य महत्वपूर्ण है, और साध्य के आधार पर साधन का निर्धारण होता है। मतलब ये आप यूं कह लीजिए कि मैकियावेली ने अपनी इस रचना के द्वारा जो हमारे जो राजनीतिक दर्शन का जो आधार होता था, उस राजनीतिक दर्शन के आधार को बदल दिया और एक तरीके से यथार्थ राजनीति की शुरुआत की, या कह लीजिए ज़्यादा अच्छा शब्द होगा यथार्थवादी राजनीति। और उसने आधुनिक राज्य जो होते हैं, मॉडर्न स्टेट, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की, आधुनिक राज्य की अवधारणा। और इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों की मैकियावेली के विचारों का आगे चल करके इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि नगर राज्य अस्तित्व में आने लगे। पॉलिटिक्स पर भी इसका यह असर हुआ। तो मित्रों, ये मैंने कुछ आपको स्थितियां बताई हैं कि वे कौन सी स्थितियां थी जिसके कारण पुनर्जागरण आया। देखिए, मैंने अभी जो आपको बताई हैं, मैं आपको संक्षिप्त में एक बार फिर से आपको बता देता हूं। व्यापार में वृद्धि होने के कारण धनिक वर्ग अस्तित्व में आ गया। धनिक वर्ग की मैंने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय खुलने लगे। फिर हमने देखा कि व्यापार के कारण नगर अस्तित्व में आ गए, और ये जो व्यापारी थे, चूँकि धनिक वर्ग के थे, तो इन धनिक वर्गों ने कला को संरक्षण देना शुरू किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी देखा कि कागज का और छपाई का आविष्कार होने का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। पृथ्वी गोल है, इसने लोगों की चेतना पर बहुत प्रभाव डाला। इसके साथ ही साथ जो समुद्री यात्राएं हुई, कोलंबस, वास्को डिगामा वगैरह, तो ये दुनिया भर की यात्राएं करने के कारण नए ज्ञान के अस्तित्व में आए। इसी के साथ ही जुड़ा हुआ धर्म युद्ध था, क्रूसेड, वहाँ लोग आपस में मिले, दुनिया देखी, तो उनके विचारों में इसके कारण परिवर्तन आया। चर्च का नियंत्रण कम हुआ। चर्च का नियंत्रण कमजोर पड़ने से व्यक्ति की चेतना उदार हुई। फिर भौतिक क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नई नई खोजें हुई। क्षेत्र में सिद्धांत, नए नए सिद्धांत आए, जिसमें हमने कॉपरनिकस, केपलर वगैरह के सिद्धांत को, मित्र न्यूटन वगैरह को देखा। फिर लोक भाषाएं विकसित हुई। नई नई राजनीतिक विचारधारा, यथार्थवादी राजनीतिक विचारधारा पनपी। बेकन का मैंने कहा कि प्रयोग
बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कुस्तुनतुनिया का पतन होने से कैसे कुस्तुनतुनिया के पतन ने किस तरह से पुनर्जागरण काल को और अधिक मजबूती प्रदान की। तो मित्रों, ये कुछ कारण हैं, मैंने यहाँ उन्हें पॉइंट्स में आपके सामने अलग से रख दिया है, जिसके कारण पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब हम पुनर्जागरण काल के कारणों की चर्चा कर रहे थे, तब बीच बीच में ये चीज़ें बड़े स्पष्ट तरीके से सामने आ रही थी कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या होंगी, यानी कि पुनर्जागरण काल क्या है। ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी, लेकिन आइए मैं बिना विश्लेषण के यहाँ पर थोड़े थोड़े इशारे के तौर पर आपको बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यानी कि इसका चरित्र क्या है। अभी तो हमने कारण देखा है कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण पुनर्जागरण काल अस्तित्व में आया। हम प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। देखिए, मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि मनुष्य ही केंद्र में है, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाया जाना चाहिए। प्रेम, सौंदर्य, कल्पना, स्वतंत्रता, ये इस युग के नारे थे, कला, साहित्य और संस्कृति के आप कह लीजिए। सौंदर्य, प्रेम, स्वतंत्रता, ये नारे हुआ करते थे पुनर्जागरण काल। और वहाँ के साहित्य, कला, संस्कृति, सब में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे स्थापत्य कला में इससे पहले एक शैली हुआ करती थी, गोथिक शैली। तो गोथिक शैली को मालूम है पुनर्जागरण काल वालों ने क्या कहा कि ये जंगली शैली है, बर्बर शैली है। तो उन्होंने फिर अपनी शैली विकसित की, बिल्कुल नुकीले मेहराब, ऊपर के शिखर, अलग अलग तरीके के। तो यूरोप की जो ज़्यादातर जो बाद के बने हुए जो चर्च है, वो आपको पुनर्जागरण काल की ही शैली के बने हुए मिलेंगे, जो अद्भुत, आज भी अद्भुत अपनी विलक्षणता से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो जहाँ स्वतंत्रता, उदारता की बात होगी, वहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण ऑटोमेटिक तरीके से होगा। मानवतावादी तर्क प्रधान, देखिए इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। स्वतंत्रता की बात मैंने अभी कही। वैज्ञानिकता, कार्य कारण, आप इसी को कह ले सकते हैं प्रयोग, इसी को आप कह सकते हैं जीवन। जीवन के बीच में आप जाएंगे तभी तो आप प्रयोग करेंगे ना। साहित्य में किन चीज़ों को स्थान मिला? कल्पना, सौंदर्य, प्रेम। इस समय के आप चित्रों को देखिए, अद्भुत आपको चित्र मिलेंगे। अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष आप कह लीजिए, अंग्रेजी भाषा अपने चरम पर पहुंच गई। इसके साथ ही साथ जो दूसरी लोक भाषाएं हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुल गई। लोक भाषाओं का जन्म और विकास, राइट। इसके बाद इसी समय में मित्रों कला का तो अद्भुत रूप से विकास हुआ है। कला में मैं आपको बता चुका हूं कि स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ये 3 कलाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इसमें माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, इनके नाम बहुत लिए जाते हैं। चित्रकला में मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं कि चित्रकला में किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। पहला तो है कि फ्रेंड्स, चित्रकला में जीवन का चित्रण मिलने लगा, जीवन का चित्रण होने लगा। अब ये केवल धर्म का चित्रण है, बाइबल की कथाओं वगैरह के चित्रण मिले हैं, मतलब धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन मनुष्य का जीवन भी उसमें दिखाई देने लगा। यानी कि चित्रों के केंद्र में मनुष्य भी आया। फिर इस काल में कैनवास का उपयोग होने लगा। इससे पहले कैनवास का उपयोग नहीं होता था, कैनवास का उपयोग। इस काल के चित्रों की एक विशेषता है कि बहुत ही चटक रंग है, उनके बड़े गाढ़े रंग है। आप देखेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। देखने में वो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्रभावशाली और आकर्षक लगते हैं। मैंने देखा है, मतलब आप वहाँ म्यूजियम में चले जाइए तो अरे बाप रे, मतलब देख करके आंखें चौंधी आ जाती हैं कि क्या चित्र बनाए हुए, आंखें ठहरती ही नहीं हैं, इतने चटकदार उनके रंग होते हैं। फिर तैल चित्रों की शुरुआत भी इसी समय से हुई। और इस समय के जो चित्र है ना, वो बड़े आकार में बड़े विशाल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और भी दूसरे कई प्रयोग इन्होंने किए। इसके बाद नेक्स्ट मित्रों, अगर हम राज्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखें तो राष्ट्रीय राजतंत्र अस्तित्व में आने लगे। इसके बाद से आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ी विचित्र किस्म की छटपटाहट सी दिखाई देती है और नए नए तरह के, मतलब ये कह लीजिए कि सामंती व्यवस्था टूटने लगी। राजाओं के अधिकारों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाने लगा।
तो कहीं संवैधानिक राजतंत्र बने, यानी कि ठीक है राजा महाराजा तो रहेंगे लेकिन उन्हें संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। कहीं डेमोक्रेसी की बात होने लगी, मतलब कहीं जनता के दूसरे तरह के अधिकारों की बात होने लगी, तो उसे ये कह रहे थे राष्ट्रीय राजतंत्र। इस तरह के राजतंत्र अस्तित्व में आने लगे। चर्च की प्रभुता कम हुई, या कह लीजिए कैथोलिक चर्च की प्रभुता कम हुई। नगरीय जीवन प्रबल हो गया, नगर बनने लगे, लोग नगर की तरफ आना ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो मानना पड़ेगा कि जो हमारा सामाजिक जीवन था, हमारा सामाजिक जीवन जटिल हो गया। अब देखिए जो नगरीय जीवन होगा वो जटिल तो मित्रों होगा ही। तो ये कुछ प्रवृत्तियां हैं, और आपने देखा कि जब हम लोग कारणों की चर्चा कर रहे थे तो लगभग इनकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर पुनर्जागरण काल नहीं आया होता तो मान करके चलिए कि आधुनिक काल भी नहीं आया होता। तो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि थी, जो भूमिका थी, वह पुनर्जागरण काल ने तैयार कर दी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति की भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं पुनर्जागरण काल ने तैयार की। देखिए फ्रांस की क्रांति वही स्वतंत्रता, समानता, मानवता, भ्रातृत्व, बंधुत्व की ही बात करता है, और ये कहीं न कहीं हमें इसमें दिखाई देता है, आपके पूरे के पूरे पुनर्जागरण काल में वह दिखाई देता है। कुल मिलाकर के मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पुनर्जागरण काल था, इसने यूरोप के मानस को झकझोर कर रख दिया, आंदोलित करके रख दिया, और उसी से फिर एक नया यूरोप और अंततः एक नई दुनिया अस्तित्व में आई। तो मित्रों, एक सामान्य जानकारी के तहत मैंने पुनर्जागरण काल के बारे में आपसे कुछ बातें की हैं, और मेरा विश्वास है कि यह विश्व के इतिहास को और खासकर यूरोप के इतिहास को आगे समझने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।